डिस्क्लेमर। इस चैनल पर हर वो चीज़ दिखाई जाएगी जो किसी धर्म में बुरी है और जो अच्छी है। हम किसी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि नास्तिक बनने के क्या फ़ायदे हैं, और नास्तिक न सही तो कम से कम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखने के क्या फ़ायदे हैं। इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा धार्मिक टॉपिक है या ऐसी कोई परंपरा है किसी भी धर्म की जिसे लेकर आपको शंका है, तो सवाल पूछो। आप सवाल पूछेंगे, आपको जवाब मिलेगा। इस चैनल को गवर्नमेंट द्वारा कभी भी नाराज होकर बैन किया जा सकता है, इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को ताकत मिलेगी, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा हमारा भी फ़ायदा होगा। एंड लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो में बताई गई बात समझ रहे हैं तो इस शो को अपने आसपास के 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को दिखाओ। इससे उनमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होगा, किसी भी बात को बिना समझे मानना कम होगा, नई चीज़ें सीखने की इच्छा बढ़ेगी। एंड अगेन, डू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आपका मैं नास्तिक क्यों हूँ शो पर। मेरा नाम है आस्तिक यादव और मेरी कास्ट है डाउट कास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। किसी भी धर्म में इतनी कहानियाँ, इतनी अफवाहें क्यों चलती हैं? इंसान ने जब सोचना शुरू किया तो उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। पहले तो सोचने की भी फुर्सत नहीं थी लोगों के पास। जब वो आदि मानव हुआ करते थे तब तो केवल जिंदा रहना और खाना ढूंढ पाना ही सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे खाने की समस्या कम हुई, लोगों ने शहर बसाए जहां जानवरों का खतरा नहीं था। जिंदा रहने के लिए ज्यादा खतरा नहीं उठाना पड़ता था। तब आए मन में कई सारे सवाल, और उस समय सवाल बहुत ज्यादा थे, जवाब बहुत कम। जवाब कम क्यों थे? क्योंकि जवाब देने वाले लोग कम थे। जिन लोगों ने जवाब दिए उन्हें ज्ञानी और साधु कहा जाने लगा। लेकिन जब सवाल बहुत ज्यादा हो गए तो इन ज्ञानी लोगों के ऊपर जवाब देने का दबाव बनने लगा। लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये जो लोग ज्ञानी हैं ये हमारे सवालों का जवाब देंगे। और जब किसी के ऊपर जवाब देने का दबाव होता है तो वो कहानियां बनाता है। उसे खुद भी हर सवाल का जवाब नहीं पता। किसी को हर सवाल का जवाब नहीं पता होता, इसलिए उन्होंने कहानियां बनानी शुरू कर दी। हाँ, ये भी एक समझदारी वाला काम है, क्योंकि जिसका दिमाग चालू नहीं है वो कहानियां भी नहीं बना सकता। लेकिन ऐसी कहानियों के कारण तर्क थोड़े पीछे रह गए। लोगों के पास आज की तरह एक ही सवाल के जवाब 22 जगहों से पक्का करने की भी सुविधा नहीं थी। इसलिए किसी ने भी कोई कहानी बनाकर सुना दी तो उसे मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो होना क्या था? समय बीता। जैसे जैसे समय बीता, एक ही कहानी को एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाया, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी को और तीसरी ने चौथी को। इन्हीं कहानियों को किसी एक लेखक ने और भी सजाकर और भी बढ़ा चढ़ाकर एक किताब में उतार दिया। अब वो चीज़ इतनी पक्की हो गई कि उसे ही तथ्य मान लिया गया। जिन लोगों ने उस कहानी को कहीं से भी थोड़ा बहुत भी सुना हो, वो अब इस किताब को एक सबूत के तौर पर अपने विरोधियों को दिखाने लगे। उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उनके विरोधी कौन बने? विरोधी वो बने जो या तो नई तकनीक और नई उपलब्धियों को जान रहे हैं या किसी और ज्योग्राफिकल एरिया से।